हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। साथियों, यूपीएससी मेंस 2025 के प्रश्न पत्रों को लेकर के डिस्कशन प्रारंभ किया गया था और इसी के तहत हिस्ट्री ऑप्शन पेपर 1 में मानचित्र आधारित प्रश्न और साथ में जो सेक्शन ए है उन प्रश्नों को लेकर के शॉर्ट डिस्कशन किया गया था। कुछ प्रश्नों को लेकर के विस्तार पूर्वक डिस्कशन किया गया था और कुछ प्रश्नों का शॉर्ट डिस्कशन किया गया था। आज हम लोग जो है हिस्ट्री ऑप्शन पेपर 1 का ही क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और इस बार सेक्शन बी में जो क्वेश्चन नंबर 5 है, जिनमें 150 शब्दों के प्रश्न को उत्तर पूछे जाते हैं, उनको लेकर के डिस्कशन करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रश्न पत्रों का स्वरूप क्या था। एज इट इज 1 और 5 क्या है ना, जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं 1 और 5 कंपलसरी, बाकी जो है 3 चुनने हैं, जिनमें एक एक जो है इस सेक्शन से होगा। तो कुल मिलाकर के 5 प्रश्न हैं। मानचित्र आधारित प्रश्नों को लेकर के जो है डिस्कशन किया गया, जिसे आप जाकर के हमारे यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं। सेक्शन बी, आज जो मेन टॉपिक है वो है सेक्शन बी। सेक्शन बी के प्रश्न पत्रों को डिस्कशन करते हुए यह देखने का भी प्रयास करेंगे क्या पिछले वर्षों में इन प्रश्नों से जो है पूछा गया है, इन पर जोर देंगे। किस कंटेक्स्ट में, कौन सा चैप्टर में कौन सा महत्वपूर्ण भाग है जिनसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है, उनको लेकर के भी क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 में लगभग 150 शब्दों में उत्तर देना है। मध्यकालीन भारत में लेटर मिडेवल पीरियड की बात की जा रही है और धार्मिक विषयों ने प्रांतीय भाषाई साहित्यों के बड़े अनुभाग को प्रेरित किया। अर्थात लेटर मध्यकालीन भारत में जो है प्रांतीय रीजनल लैंग्वेजेस में जो है अनेक संख्या में या बहुत संख्या में जो है क्या है साहित्यों का निर्माण जो है प्रेरित किया था। वो कौन सी घटना घटी थी जिसने लेटर मिडेवल पीरियड में एक आंदोलन को खड़ा कर दिया। और कहा जाता है कि ना केवल संस्कृत तो मूल भाषा थी, लेकिन संस्कृत के इतर जो है अब जो रीजनल लैंग्वेजेस है, अर्थात हम बात करेंगे उत्तर में पंजाब से लेकर के बंगाल तक, और इधर जो है पूरब में जो है बंगाल से लेकर के इधर गुजरात तक जो रीजनल क्षेत्र है इस उत्तर भारत में, इन उत्तर भारत के रीजनल लैंग्वेजेस में जो है कई साहित्यों की रचना की गई थी लेटर मिडेवल पीरियड में। लेकिन वो कौन सी घटना थी? वो घटना थी भक्ति मूवमेंट और संतों का जो सूफी आंदोलन है, जो सूफी संतों का जो धार्मिक आंदोलन है या जो भक्ति मूवमेंट है, इनके माध्यम से ही जो है प्रोविंशियल भाषाओं पर क्या पड़ा, जोर पड़ा। इस आंदोलन ने ही जो है प्रेरित किया कि साहित्यकारों को या कवियों को या नाटककारों को कि वे क्या करें ना जो प्रांतीय भाषाएं हैं उन पर जो है जोर दे और उसी भाषा पर क्या करें, साहित्यों की रचना करें। खुद जो भक्ति संत थे या जो सूफी संत थे वे भी देसी भाषाओं में या राज्यों की भाषाओं में क्या करते थे, अपने उपदेशों का प्रचार करते थे। और इसने काफ़ी जो है क्या किया, प्रेरित किया था, जिससे प्रोविजनल जो लैंग्वेजेस हैं उनमें क्या मिले ना, डेवलपमेंट देखने को मिले। चलिए, तो इसी को लेकर के क्या करना है, डिस्कशन करना है। भक्ति मूवमेंट को लेकर के हमेशा क्या रहता है, प्रश्न पूछा जाता है और ये देखा गया है कि 150 शब्दों में ही इसमें प्रश्न पूछा जाता है, क्रिटिकल एनालिसिस किया जाता है। चूंकि और ये जो प्रश्न है 150 शब्दों में जो भक्ति मूवमेंट का एक प्रश्न है, ये प्रश्न कई बार आ चुका है। अगर आप देखेंगे तो जैसे पूछा जाता है कि भक्ति मूवमेंट का प्रसार किस प्रकार हुआ, इसके सिद्धांतों की परिभाषित करें। एक तो ये प्रश्न हो गया, ये सीधी प्रश्न है, डायरेक्ट प्रश्न है। दूसरा जो इनडायरेक्ट प्रश्न भक्ति मूवमेंट से कहा जाता है, इसने समाज को किस प्रकार प्रभावित किया या इसके कुरीतियों को किस हद तक जो है अंत क्या कामयाब हो पाया था। तीसरा जो इसका महत्वपूर्ण सेक्टर है वो है कि ये जो प्रोविजनल लैंग्वेजेस में जो साहित्यों की रचना हुई तो कैसे हुई और किस प्रकार हुई, इसको लेकर के डिस्कशन पूछा जाता है, जिस प्रश्नों को आप देख रहे हैं। आप जाएंगे 2023 मेंस के प्रश्नों में भी इसी प्रकार का भक्ति मूवमेंट को लेकर के पूछा गया था। 2022 में भी पूछा गया और जीएस पेपर में अगर आप जाएंगे तो जीएस पेपर में भी भक्ति मूवमेंट के इस सेक्शंस में जहाँ जो प्रोविजनल लैंग्वेजेस है उसमें रचनाओं को लेकर के कहा जाता है, ये प्रश्न पूछा जाता है अक्सर। चलिए, तो अब हम लोग भक्ति और सूफी मूवमेंट को लेकर के डिस्कशन कर लेते हैं। मिडावल पीरियड की बात हो रही है। मिडावल पीरियड जो है 750 से लेकर के 1540, तो 8वीं सदी से लेकर के 16वीं शताब्दी के मध्य, इसे 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो 750 से लेकर के 1200 का समय का और दूसरा जो है 1200 से लेकर के 1540 तक के समय काल को।
ये जो अर्ली मिडाइवल पीरियड है जिसे हम लोग 750 से 1200 कह रहे हैं, यहाँ भी हमें भक्ति देखने को मिला था। लेकिन ये भक्ति कहाँ थी? तो ये जो भक्ति है वो साउथ में हमें देखने को मिला था। भक्ति मूवमेंट या भक्ति आंदोलन की जो प्रथम सूत्रपात, जो ओरिजिनेशन है या जो सोर्सेस है, वो हमें दक्षिण भारत में मिलता है। ये उस समय काल के नैनारों के द्वारा, जो कि शैव भक्त थे, वैष्णव भक्त अलवारों के द्वारा क्या किया गया, प्रचारित और प्रसारित किया गया था। उस समय भी, अर्थात जो 7वीं शताब्दी की बात हो रही है और 12वीं शताब्दी के मध्य तक, लगभग 13वीं शताब्दी तक, उस समय में भी साउथ का जो ये क्षेत्र है, तमिल का क्षेत्र, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र, इन क्षेत्रों में भक्ति मूवमेंट के द्वारा जोर शोर से प्रांतीय भाषाओं के ऊपर क्या दिए गए, उपदेश दिए गए संतों के द्वारा, धार्मिक प्रचारकों के द्वारा, और उसी भाषा पर अर्थात रीजनल लैंग्वेजेस में जो है कई साहित्यों की रचनाएं की गई, ताकि ये जो उपदेश है आम जनमानस तक पहुंच पाए। लेकिन कई बार कहा जाता है कि जिस चीज़ के लिए जो चीज़ें शुरुआत की गई और वही उसका क्या हो जाता, विरोधी स्वभाव का हो जाता, तो ऐसा देखा जाता है। और भक्ति मूवमेंट में भी ऐसा ही हुआ। साउथ में किन किन भाषाओं से जो है भक्ति मूवमेंट की शुरुआत हुई? तो ऑब्वियसली हम बात करेंगे कि तमिल को लेकर के, कन्नड़ को लेकर के, तेलुगु को लेकर के, यहाँ जो है क्या है ना, रीजनल लैंग्वेज है। और तमिल, तेलुगु और कन्नड़ जो है उत्तर भारत के लोगों तक जो पहुंच बहुत कम था, इसे समझना उनके लिए कठिनाई थी। यही कारण है 7वीं शताब्दी से लेकर के 13वीं शताब्दी तक लगभग 600 वर्षों का एक आप देखेंगे क्या है ना डिस्टेंस मिल रहा है, जब उत्तर भारत में रामानंद के द्वारा, जो कि रामानुज के शिष्य थे, उन्होंने क्या किया ना, भक्ति मूवमेंट को प्रारंभ किया था। तो ये एक सोचने वाला विषय है कि अगर भारत की किसी भी अंश में कोई चीज़ प्रारंभ होती, कोई आंदोलन प्रारंभ होती, उसकी पहुंच लगभग हम कह सकते हैं कितने सालों में एक से दूसरे स्थान पर पहुंच सकती है। अगर वो बहुत तूफानी माध्यम से भी चले तो 2 सालों तक तो पूरे भारत में फैल जाएगा। लेकिन जो 750 में या जो 8वीं शताब्दी के जो मध्यकाल में जो भक्ति मूवमेंट हमें दक्षिण भारत में प्रारंभ होता हुआ दिख रहा है, नैनारों के द्वारा, अलवारों के द्वारा, ये जो है किसी भी प्रकार से उत्तर भारत में फैलने में इसको 600 साल लग गए। और इसके पीछे का तर्क, कारण क्या है ना, वहाँ भी रीजनल लैंग्वेजेस में ही इन जो है संतों के द्वारा क्या किया गया था, धार्मिक उपदेशों के द्वारा जो है प्रचार किए गए थे। और वे भाषाएं उत्तर की भाषाओं के साथ क्या है ना, उनमें कोई आपसी मेल नहीं था, और इस कारण से ये काफ़ी लेट पहुंचा उत्तर भारत में। और रामानंद को इसका श्रेय दिया जाता है, जिन्होंने जो है भक्ति को कहाँ लाए थे ना, उत्तर भारत में लाए थे। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार उत्तर भारत में तो पहुंच गया। अब भक्ति मूवमेंट का जो आउटकम्स है उसको लेकर का डिस्कशन कर लेते हैं। भक्ति मूवमेंट के क्या आउटकम्स है ना, भक्ति का उदय होना। भक्ति मूवमेंट्स, भक्ति का उदय की, भक्ति जो शब्द है उसके जो संकल्पना को लेकर अगर डिस्कशन किया जाए तो कहा जाता है कि गुप्त काल में पुनः जो है महाभारत और रामायण जैसे की रचनाएं जो है पुनर्रचनाएं की गई थी। और उसी संदर्भ में जो है कर्म के साथ और ज्ञान के साथ जो है भक्ति शब्द की उत्पत्ति हुई थी। और ये भक्ति शुरू से था, लेकिन इसमें जो आमूल परिवर्तन हमें देखने को मिला वो कब देखने को मिला, तो वे आप देखेंगे कि लेटर मिडिवल पीरियड में देखने को मिला। अब सवाल यह है कि भक्ति जो मूवमेंट है लेटर वैदिक पीरियड में, भक्ति को ही मूवमेंट या जन सामान्य लोगों ने भक्ति को ही क्यों ईश्वर उपासना का साधन माना। तो इसको लेकर के अगर आप एक बार थोड़ा सा अवलोकन करेंगे ऋग्वैदिक पीरियड से, तो क्यों भक्ति को ही साधन माना गया ईश्वर तक पहुंचने का या मोक्ष की प्राप्ति का, तो इसका उत्तर मिल जाएगा। जैसे चलिए एक डायग्राम ले लेते हैं। ये ऋग्वैदिक पीरियड है या लेटर वैदिक पीरियड है? वैदिक पीरियड है। वैदिक पीरियड ने कर्म कांड से भरे हुए थे। कर्म कांड के द्वारा, यज्ञ विधान के द्वारा, मंत्रोच्चारण के द्वारा ईश्वर तक पहुंचने की बात कही गई। लेकिन सवाल यह है कि यह मंत्रोच्चारण जो कि ऋग्वेद, वेदांग, उपनिषद और स्मृतियों में थे, कितने लोगों के मुंह से उच्चारित होना और उनको रटना संभव था? तो कुछ लोगों ने ही इसे कर पाए। और इसलिए जो है आपने देखा वैदिक पीरियड के जस्ट बाद 6वीं ईस्वी पूर्व में जब महाजन पदों का उदय हुआ, तो यहाँ नास्तिक संप्रदायों का भी उदय हुआ। और बौद्ध और जैन धर्म के रूप में हमें जो है 2 धर्म जो कि आम जनमानसों की सरल और आदर्श रूप को क्या किया गया, इस धर्म में अपनाया गया। और इसने
वैदिक पीरियड के उन कर्मकांडों से हट करके एक सरल धर्म के रूप में या सरल संप्रदाय के रूप में इसका उदय हुआ। ठीक इसी प्रकार हालांकि बौद्ध और जो जैन धर्म के जो कुछ भी कठिनाइयाँ थी उन्हें साउथ में जो है क्या क्या नकार दिया गया, और वहाँ पर हमें देखने को मिला कि भक्ति को क्या क्या ईश्वर का उपासना का साधन माना गया। अर्थात अगर आप देखेंगे गौर से तो बुद्ध जो है वो संघ के बुद्ध के द्वारा जो उपदेश प्रचार किए गए वो संघ में जीवन व्यतीत करना था और वहीं पर उपदेश लेना था। लेकिन क्या आम जनमानस को ये संभव था कि वो संघ में जा करके अपने परिवार को त्याग करके जो है संघ से जुड़ करके क्या करे ना ईश्वर की उपासना करे? जैन धर्म में तो पूर्ण रूप से जो है कठिनाई थी मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो इन दोनों से भी लोग क्या किए ना, हटते हुए भक्ति को एक सरल माध्यम के तौर पर, अगर आप देखेंगे इकोनॉमिक दृष्टिकोण से भी भक्ति में किसी प्रकार का खर्च नहीं आता है, और इसलिए ये सबसे ज़्यादा जब हमारे ऊपर जो है एक नए संप्रदाय का क्या प्रभाव पड़ रहा था जिसे हम इस्लाम संप्रदाय कहते हैं, मध्यकाल से जो प्रारंभ होता है, उस समय काल में पुनरुत्थान के तौर पर अगर उठा तो किसके द्वारा उठाया गया? तो वो जो है भक्ति मूवमेंट के द्वारा उठाया गया था। तो ये तो था कॉन्सेप्ट, ठीक है। दूसरा, भक्ति मूवमेंट का जो मूल आउटकम से ओरिजिनल आउटकम है वो है लोक भाषाओं में साहित्यों की रचना करना और लोक आम जनमानस को जो है क्या करना ना, एक दूसरे से संयुक्त करते हुए उनमें उपदेशों का प्रचार करना, और कई जो है साहित्यों की रचना इस दौरान जो है की गई थी, ठीक है। चलिए अब अगर देखेंगे कि ठीक 13वीं या 12वीं शताब्दी में जो भक्ति उभर करके आए थे, जिन्होंने भक्ति को क्या किया था ना, बीज बोया था, उनमें शंकराचार्य हैं जिन्होंने अद्वैत सिद्धांत दिया था। रामानुज और रामानंद और रामानुज है जिन्होंने जो वैष्णव धर्म से जुड़े हुए थे। निम्बार्क और माधवाचार्य भी वैष्णव धर्म से जुड़े हुए थे। इसी प्रकार कबीर जो है पहली बार भक्ति मूवमेंट में एक ऐसी कड़ी के रूप में देखा गया जो कि प्रांतीय जनमानसों की भाषा का प्रयोग किया। अपने शब्द रमेनी और दोहे में उन्होंने आम जनमानस की भाषा का प्रयोग करते हुए जो है क्या किया ना, समाज को जोड़ने का प्रयास किया और सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया। तो इस प्रकार 12वीं 13वीं सदी में जो है रामानुजाचार्य के द्वारा, माधवाचार्य के द्वारा, विष्णु स्वामी के द्वारा, निम्बार्काचार्य के द्वारा अलग अलग द्वैतवाद सिद्धांतों को अपनाया गया, और इनके द्वारा भी जो उस समय भक्ति का प्रचार किया गया वो हालांकि संस्कृत में था। तो इस समय 12वीं 13वीं में खूब संस्कृत के पुस्तकों का, संस्कृत के साहित्यों की रचना की गई। लेकिन 13वीं के बाद कबीर से ये शुरू हो जाता, कबीर, नानक, दादू, इसके साथ साथ जो है इसके साथ रामानंद, नामदेव, चैतन्य महाप्रभु, रविदास, इनके ये जो 14वीं से लेकर जो 15वीं शताब्दी में जो धार्मिक संप्रदाय हुआ, ये क्या है ना, इन्होंने लोकल लैंग्वेजेस या जो प्रोविंशियल लैंग्वेजेस है उन पर अपने उपदेशों का प्रचार किया, और इस कारण से उन्हीं भाषाओं पर जो है क्या लिखे गए ना, अनुवाद लिखते चले गए या पुस्तकों की रचना या साहित्यों की रचना हुई। तो ये था। अब इन लोकल भाषाओं की अगर हम बात करेंगे तो इन लोकल भाषाओं में ब्रज भाषा थी, खड़ी बोली थी, राजस्थानी थी, गुजराती थी, बंगाली थी, पंजाबी थी, है ना, अरबी भी थी, और इनके द्वारा ही चाहे वो सूफी संत हो या चाहे वो भक्ति मूवमेंट से जुड़े हुए धर्मोपदेश देने वाले हो, उन्होंने क्या किया, इन्हीं भाषाओं को प्रयोग किया, और आगे चलकर इन्हीं भाषा और साहित्यों का क्या हुआ ना, एक स्वरूप जो है निर्धारण भी हुआ। तो भक्ति मूवमेंट ने ना केवल इकोनॉमिक बल्कि पॉलिटिकल और सोशल कल्चरल इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। ये पूर्ण रूप से भक्ति मूवमेंट को लेकर के जो है डिस्कशन किया गया। चलिए आगे देखेंगे, आगे ये भी देखेंगे कि ना केवल दर्शन शास्त्र बल्कि काव्य, नाटक, कथा, आयुर्विज्ञान, खगोलिकी, संगीत आदि कई पुस्तकों की रचना जो है इस समय काल में किया गया था। तमिल, मराठी, कन्नड़ भाषाएं, बंगाली भाषाओं का भी विकास जो है भक्ति आंदोलन के दौरान 14वीं से लेकर 15वीं 16वीं शताब्दी के मध्य खूब रचे गए थे। तो इस प्रकार इन चीज़ों को जो है आप सजा करके क्या कर सकते हैं, इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। चलिए, अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक उपायों का लक्ष्य दिल्ली सल्तनत में राजनीतिक सत्ता का केंद्रीकरण करना था, स्पष्ट कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो कुछ भी कदम उठाए गए उसका सीधा संबंध यही था
निरंकुश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न प्रदेश की स्थापना करना या राज्य की स्थापना करना। और इसी निरंकुशता, अलाउद्दीन खिलजी की निरंकुशता को कई बार फ्रांस के लुई 14वें या लुई 14वें के साथ क्या किया जाता है, तुलना किया जाता है। उन्होंने स्टेट को जो है जो कुछ भी इकोनॉमिक पॉलिसी लाया, और उसका एकमात्र उद्देश्य था कि राजनीतिक रूप से उसका केंद्रीकरण कर दिया जाए। सत्ता का जो पावर है वो क्या रहना, दिल्ली सल्तनत में सिर्फ और सिर्फ सम्राट के पास ही रहे। ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है स्टेप्स उठाया गया था। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजीज इकोनॉमिक मेजर्स एम्ड एट कंटेनिंग द पॉलिटिकल अथॉरिटी इन द दिल्ली सल्तनत एल्यूसिडेट। तो दो शासक अगर आपको याद होगा, अगर हम सीधे मामलुक सुल्तान से लेकर के बात करेंगे, अर्थात गुलाम वंश से अगर प्रारंभ करते हैं और टिल अलाउद्दीन खिलजी तक अगर हम बात करते हैं, तो दो शासक आपको मिलेंगे जो कि बहुत ज़्यादा निरंकुश थे। वो थे, एक तो था बलबन और दूसरा कौन था, अलाउद्दीन। ये दोनों ने निरंकुशता के हद को पार कर दिया था। बलबन के सिद्धांत, राजत्व सिद्धांत का उस समय काल में भारत के समाज पर जो है जोरदार जो है क्या ना प्रभाव देखने को मिलता है। और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का जो है जोरदार प्रभाव देखने को मिलता है दिल्ली और उसके आसपास के रीजन में। हालांकि ये जो इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई गई थी वे संपूर्ण क्षेत्रों पर अडॉप्ट करना मुश्किल था। दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में इसे लगाया गया और बहुत ज़्यादा दिनों तक ये चल नहीं पाया। चलिए, तो दिल्ली, अब देखिए कि निरंकुशता की हद किस प्रकार एक राजा के द्वारा कहा जाता है। चाणक्य ने भी कहा था कि किसी भी राजा के द्वारा क्या होता है, अपने प्रजा के कल्याण के लिए उनकी भावनाओं को सुनना चाहिए, और दूसरी ओर उनके द्वारा अगर कोई सलाह दिया जाए तो उससे जो अच्छी सलाह है उसको वो क्या करते थे, अडॉप्ट करते थे। लेकिन क्या अलाउद्दीन खिलजी अपने प्रजा के साथ संबंधित थे? क्या उनसे जुड़े हुए रहते थे? क्या उन्होंने कोई न्याय की जंजीर बनाई थी, जो कि आप बाद में जाकर के मुगल काल में, जहांगीर के समय काल में भी देखने को मिलता था, न्याय की जंजीर की स्थापना करना? क्या ऐसी कोई सिस्टम था जो कि शेरशाह में न्याय को लेकर के क्या था? तो आपको लिखेगा बिल्कुल जो है इन चीज़ों का क्या था ना अभाव पाया जाता खिलजी डायनेस्टीज में, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। अलाउद्दीन खिलजी एकमात्र जिससे सलाह ग्रहण करते थे या जिनको मानते थे वो थे दिल्ली के कोतवाल अलाउल मुल्क, है ना। अलाउल मुल्क एकमात्र वो व्यक्ति थे जो उन्हें सलाह देता था और उन्हीं की बातों को वो मानते थे। तो पूरे राज्य में सिर्फ एक व्यक्ति ही इस सम्राट को क्या दे सकता है, सलाह देता, और उनकी बातों को वो सुनेंगे। ये अगर ऐसा है तो अलाउल मुल्क के द्वारा जो सिद्धांत, जो भी नियम कानून या जो जिस बारे में भी सलाह दिया जा रहा है, क्या वो बिल्कुल बायसनेस के आधार पर नहीं दिया जाएगा? ये भी कहा नहीं जा सकता है। क्या वो पूर्ण रूप से निरपेक्ष होगा? ये कहना भी संभव नहीं है, क्योंकि ये एक व्यक्ति के ऊपर है। ये कोई रिपब्लिकन नहीं था कि जहां 10 व्यक्ति को मिल करके जो है सलाह का पहले तो निष्कर्ष निकाला जाता और फिर जो सही होता था उसे सम्राट के पास भेज देता था। ये मोनार्की में भी ऑथोरिटेरियन मोनार्की था, इसे हम कह सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो जिस प्रकार फ्रांस के सम्राट लुई 14 ने अपने राज्य पर अधिकार कर लिया था, अलाउद्दीन खिलजी ने भी अपने राज्य पर अधिकार कर लिया था। और इसकी पहली फूट कहाँ से शुरू होती है? आप कहेंगे कि इकोनॉमिक पॉलिसीज ही क्या है, इसकी पहली फूट है जिसमें इन्होंने सबसे पहले क्या किया था निरंकुश सत्ता स्थापना प्रारंभ कर दिया था? तो बिल्कुल नहीं। 1296 में जब इन्होंने देवगिरी राज्य पर आक्रमण करके धन दौलत अकूत संपत्ति को ग्रहण किया और फिर कड़ा मानिकपुर में अपने सत्ता परिवर्तन करते हुए स्वयं जब शासन बन गया, तो 1299 में ही सबसे पहला जो विरोध हुआ था वो नवीन मुसलमानों का विरोध हुआ था। इन नवीन मुसलमान जो कि मंगोल थे, जो भारत में रह गए थे, इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी का विरोध किया था और ये उनका पहला विरोध था। ठीक इसके जस्ट बाद वकीलदार अकद खां का विद्रोह देखने को मिला। उन्होंने मंगोल सैनिकों को लेकर के अलाउद्दीन पर जो है जब अलाउद्दीन रणथंबोर पर सैनिक आक्रमण के लिए था, उस समय उस पर जो है आक्रमण किया था। तो दूसरा विद्रोह देखने को मिला अलाउद्दीन को। तीसरा विद्रोह बदाऊं का मलिक उमर और अवध का जो सूबेदार है मंगू खां के द्वारा किया गया था। और चौथा जो है दिल्ली के ही हाजी मौला ने किया था।
इन 4 विद्रोह ने जो है अलाउद्दीन के ऊपर जो है क्या गिरा दिया था ना, उनके जो मानसिक स्थिति है उसको बदल दिया। उसे लगा कि ये विद्रोह हमारे विरुद्ध क्यों हो रहे हैं, इसकी जड़ तक जानी चाहिए। और उन्हें 2-3 चीज़ें मिल करके आई और उसी चीज़ के आधार पर उन्हें अपने 4 अध्यादेश पारित किए। और ये जो 4 अध्यादेश है, हम कहेंगे कि ये 4 अध्यादेश है, इकोनॉमिक पॉलिसी के अंतर्गत तो नहीं, लेकिन ये वो 4 अध्यादेश है जो ये दिखाता है कि अलाउद्दीन निरंकुश सत्ता की ओर जो है आगे बढ़ चुका था और वो पूर्ण रूप से निरंकुश सत्ता को चाहता था। इस 4 अध्यादेश को शॉर्ट में देख लेते हैं। दान में दी गई भूमि, उपहार, पेंशन व्यक्तियों को सीधे छीन लिया गया, अर्थात उन्हें पूर्ण रूप से जो है क्या कर दिया गया ना, शस्त्रहीन बना दिया गया। उन पर कर और धन के लिए क्या दिए ना, आदेश चढ़ा दिए गए। एक बहुत बड़ी जो है सेंट्रलाइज्ड गुप्तचर का गठन किया गया और इससे हर एक खबर जो है लिया गया। मादक पदार्थों को उपयोग देखा गया कि जो ऑफिसर्स हैं वो लगभग मादक पदार्थों का उपयोग करते हैं और वहीं षड्यंत्र रचते, तो मादक पदार्थों के उपयोग पर बैन कर दिया गया। और एक और चीज़ें थी जिसको हम लोग कहते हैं सामूहिक मेलजोल। ऑफिसर्स जो थे वो क्या करते थे, सामूहिक मेलजोल करते थे। रिश्ते के संबंध बनाते हुए, अर्थात अपनी पुत्री के विवाह किसी ऑफिसर के पुत्र से करते हुए वे क्या करते थे ना, प्रांतीय जो स्थिति उसको मजबूत बनाते थे और उन्हीं के द्वारा बाद में जाकर के सम्राट के विरुद्ध आक्रमण किया जाता था। तो इस पर भी क्या कर दिया गया, बैन लगा दिया गया। जो 4 अध्यादेश है, ये 4 अध्यादेश निरंकुशता की पहली सीढ़ी के तौर पर जाना जाता है। इस 4 अध्यादेश में ही हम कहेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के संपूर्ण चरित्र चित्रण किया जा सकता है कि वो क्या चाहता था। क्योंकि सिर्फ विद्रोह के आधार पर किसी भी हिस्टोरिकल जो सम्राट है, चाहे हम सल्तनत काल में ले ले या चाहे मुगल काल में जो बड़े बड़े सम्राट हुए, औरंगजेब को छोड़ते हुए अगर हम बात, और इवन औरंगजेब तक ही, कि सिर्फ विद्रोह के आधार पर ऐसे बड़े बड़े स्टेप ले लेना जो सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने कौन कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसीज अपनाए, तो अलाउद्दीन खिलजी ने सत्ता को केंद्रीकृत करने के लिए इसके जस्ट बाद जब अध्यादेश पारित हुआ उसके बाद उन्होंने क्या किया ना, सबसे पहले रेवेन्यू सिस्टम में परिवर्तन कर दिया। अब 1/2 आधा रेवेन्यू लिया जाने लगा, मकान कर और चढ़ाई कर लिए जाने लगे, दीवाने मुस्तक राज बना दिए गए जिससे कि रेवेन्यू ठीक प्रकार से लिया जा सके, और मिल्क तथा वक्फ जो भूमि थी उन पर बैन लगा दी गई, उन्हें बंद कर दिया गया, उन्हें छीन लिया गया एक तरह से। तो जो उपहार में दी गई थी उन सभी भूमियों को क्या किया, रिटर्न ले गया और खालसा भूमि में काफ़ी वृद्धि हुआ। कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी ने लगभग सभी चीज़ों को जो है स्टेट में समाहित कर लिया था, सभी भूमियों को। ठीक है, दूसरी ओर इसके द्वारा मिलिट्री व्यवस्था किया था, सैनिक व्यवस्था, सैनिकों का एक संगठन तैयार किया गया था, है ना। इसमें आप देखेंगे कि सिंहस्पा दुस्पा की नीति अपनाई गई, हुलिया और दाग की प्रथा को अपनाई गई और कारखानों का निर्माण किया गया अस्त्र शस्त्र के लिए, जो कि अलाउद्दीन खुद उस पर इंटरेस्ट लेता था कि शस्त्र बनाए जा रहे, किस प्रकार के शस्त्र बना रहे, तो इसको लेकर के अलाउद्दीन स्वयं एक इंटरेस्ट था। तो उसने एक बड़ी केंद्रीकृत सेना, लगभग 5 लाख से भी अधिक की सेना जो है वो दिल्ली में रख रहा था। अब सैनिकों की व्यवस्था तो हो गई, लेकिन सैनिकों को वेतन तो दिया जा रहा था, लेकिन सैनिकों के वेतन का एक लगभग काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है उनका खर्च हो रहा था। तो अलाउद्दीन ने सैनिकों को कम वेतन अगर दिया तो कम वेतन के साथ चीज़ों के दाम को भी कंट्रोल कर दिया, तो इसको प्राइस कंट्रोल कहते हैं। और उसने एक पूरी की पूरी बाजार सिस्टम बना दी जिसको नियंत्रित बाजार सिस्टम कहते हैं, कंट्रोल बाजार सिस्टम कहा जाता है, और सामानों के दाम कम कर दिए गए। इसका मिलिट्री ऑफिसर्स के लिए तो ये लाभदायक हुआ, सेना के रखरखाव के लिए तो लाभदायक हुआ, लेकिन बाकी सभी एग्रीकल्चर्स के जो किसान थे उन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा। व्यापार वाणिज्य पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ने लगा। किसानों को जबरन उनकी जो दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में जो किसान थे उनसे जबरन उनके क्या ना उपज को ले लिया जाता था कम मूल्य पर और उसे सैनिकों को दिया जाता। इस स्थिति में बाद में जा करके हाहाकार और दुर्भिक्ष की स्थिति जो है आसपास के क्षेत्रों में उभरने लगे और वे सम्राट की इस नीति से क्या है ना दूर चले गए। बाजार व्यवस्था, तो ऐसी चीज़ों को जो है किसके द्वारा अपनाया गया था, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपनी पॉलिटिकल जो स्थिति है, राजनीतिक सत्ता का केंद्रीकरण करने के लिए इन चीज़ों को अपनाया गया था। हम विकेंद्रीकरण के तो कोई लक्ष्य हमें अलाउद्दीन खिलजी के समय देखने को मिलते ही नहीं है। जहां उन्होंने प्रोविंस को मजबूत किया था ऐसा कोई हमें उदाहरण जो है नहीं मिलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कुछ है। मुगल भारत में शाही कारखानों की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। वे मुगल राज्य की वैचारिक और कार्यात्मक। सबसे पहले तो मुगल भारत में शाही कारखानों की भूमिका।
शाही कारखाने क्या हैं, उनके कार्यशैली को लेकर के आपको टिप्पणी करना है, पहली बात। दूसरी ओर इसने मुगल राज्य की वैचारिक का अर्थ क्या है कि मुगल राज्य का जो वैभव है उसको कैसे मेंटेन किया। वैभव को उस समय मेंटेन करने के लिए भी शाही कारखानों की भूमिका कहा जाता है सबसे बड़ी थी। तो उस वैभव को जो है, वैचारिकता को जो है, उस सिद्धांत को जो है इस कारखाने ने बना करके रखा। और अनिवार्यताओं का अर्थ है कि जो चीज़ें आवश्यक थी वो बाजार में नहीं बनते थे बल्कि कारखाने में बनाए जाते थे। तो राज्य की जो अनिवार्यताएं थी उसको भी इसने क्या किया था ना, उसने पूरा किया था। तो दो तरीके से जो शाही कारखाने का जो इफेक्ट है वो देखने को मिलता है। एक तो आइडियोलॉजिकल रिफ्लेक्शन है ना, मुगल आइडियोलॉजिकल रिफ्लेक्शंस। दूसरा क्या है ना, फंक्शनल इम्परेटिव्स क्या है, कार्यात्मक जो कार्यात्मक चीज़ें वो कैसे निकल करके आए, इसको लेकर के क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए। तो मुगल कारखानों को लेकर के सबसे पहले डिस्कशन कर लेते कि क्या था कारखाना। मुगल कारखाना ही क्या था। कारखाना जो शब्द है मुगल काल में एक अलग कॉन्सेप्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। अब ये कारखाना है क्या। नॉर्मली तो कारखाना का अर्थ है कि जनसामान्य के उपयोग के लिए जो वस्तुएं बनाई जाती थी उसे कारखाना कहा जाता था। परंतु मुगल काल में इसका कार्य क्या था ना, बहुत बड़ा था। इसका पैरामीटर या इसका जो डायमेंशन था वो काफ़ी बड़ा था। इस कारखाने का डायमेंशन क्या था ना, बहुत बड़ा था। अर्थात इसे भंडारण का काम भी करना था, साथ में शाही दरबार की चीज़ों की पूर्ति भी करनी थी, स्टोर भी करना था, भंडारण स्टोर, और साथ में इसे शाही चीज़ों की पूर्ति भी करनी है। दूसरी ओर सुल्तान की जो व्यक्तिगत मांग होती थी उसे भी इसे पूरा करना था। पशुओं की घेराबंदी करना, उसके लिए भी जो भी चीज़ें बनाई जानी उसे ही बनाना था। पशुओं के रख रखाव की जिम्मेदारी भी इसे दिया गया था। पहले तो कारखाने को इन सब कार्य को करना था, बाद में इनके सारे डिपार्टमेंट को इसमें सम्मिलित करते हुए इस कारखाने के कॉन्सेप्ट को काफ़ी बड़ा बना दिया गया। मुगल काल में कारखानों के लिए एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता जिसे कहा जाता वयुतात शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो चलिए, अब वायुतात के अंतर्गत अगर आप काम को विभाजित करेंगे, जो कि यहाँ पर कहा है रिफ्लेक्शन ऑफ आइडियोलॉजिकल, एक तो ये हो गया, और दूसरा फंक्शनल इम्पेरेटिव्स। तो ठीक उसी प्रकार जो वायुतात के अंतर्गत काम थे वो भी दो तरीके से डिवाइड था। एक तो शाही दरबार की डिमांड पूरी करना, दूसरा क्या था ना, सैनिक सामग्री को पूरी करना, जो है इसी वायुतात के अंतर्गत किया जाता है। शाही दरबार की मांग क्या कुछ हो सकता है, मोती हीरे जवाहरात, पोशाकें, जड़ी से बनी हुई पोशाकें। ये संभव नहीं था कि किसी बाजार में ये बने, और ना ही किसी कैपिटलिस्ट में ये क्षमता था कि ये बना दे। ये ठीक उसी प्रकार का था जो हमें फ्रांस में देखने को मिलता है, जो शाही चीज़ें हैं उसका उत्पादन बहुत कम होता था। तो यहाँ भी वही है कि कैपिटलिस्ट चीज़ें जो है, शाही चीज़ें वो जो है बाज़ार में बनना काफ़ी मुश्किल था। इसलिए मुगल काल में कारखानों की स्थापना खूब जोर शोर से की, जिसे कार्यशालाएं कहा जाता है, और इन्हीं कार्यशालाओं में शाही चीज़ों की पूर्ति की जाती थी या बनाया जाता था, इनका स्टोर किया जाता था। तो जो वैचारिक मुगल काल की जो वैचारिक रिफ्लेक्शन है वो हमें इसी कारखाना से देखने को मिलता है। अगर कारखाना ना होता तो शायद मुगल दरबार की जो वैभवता है उसे बनाए रखने में काफ़ी कठिनाई होती, क्योंकि बाजार में तो ये दम नहीं था कि वो शाही दरबारों की जो मांग है, राजाओं की जो मांग है, महल की जो मांग है, उसे जो है पूरा करे। एक तो ये हो गया। अगर फंक्शनल इंपेरेटिव्स की जहाँ तक बात करें तो मिलिट्रीगत जो चीज़ें थी, जैसे तलवार हो गए, तोप हो गए, बंदूक हो गया, गोला हो गया, बारूद हो गया, सेना के लिए घोड़ा, हाथी, सामान हो गए, जानवर, शाही शिकार से संबंध जो है पशुएं थे, उन सब के रख रखाव का जो केंद्र था वो शाही कारखाना, ये कार्यशालाएं के द्वारा किया जाता था। ठीक है, तो सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके पास थी, एक तरफ फंक्शनल और दूसरी तरफ मुगल आइडियोलॉजीज को बनाए रखने की इनकी जिम्मेदारी थी। ठीक है, तो एक तरफ अस्त्र शस्त्र, विलासिता सामग्री की खरीद और भंडारण की जिम्मेदारी इनके पास था। अब इन कारखानों का मैनेजमेंट किसके पास होगा, तो ओब्वियसली इसका सीधा संबंध जो है राजमहल से था, तो इसका मैनेजमेंट भी स्टेट के पास रहता था। ठीक है, और स्टेट क्या करता था ना, इसी शाही कारखाने ने जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को जो है एक दिशा दिया था। कारखानों की प्रचुर मात्रा में जो है बनाए जाना जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को क्या है ना, एक दिशा दिया गया था कि इन चीज़ों का उत्पादन होता था, और इसी आधार पर मार्केट भी इसी आधार पर जो है इन चीज़ों का निर्माण धीरे धीरे करना प्रारंभ कर दिया था। चलिए अब बात करेंगे कि शाही कारखाने की और कौन कौन सी भूमिकाएं थी। अधिकांश शाही दरबारों की जो साज सज्जाएं थी, शान शौकत के लिए जो थे, वो बाजार में नहीं बनते थे बल्कि शाही कारखानों में ही होते थे। इवन
अब इन शाही कारखानों की जानकारी हमें कैसे प्राप्त होते हैं? एक तो अबुल फजल से हमें प्राप्त होता है, दूसरा उस समय काल के जो यात्री आए उन्होंने अपने रचनाओं में जो है शाही कारखानों को लेकर के डिफाइन किया। जैसे अबुल फजल कहता था कि अकबर जो है कुशल कारीगर की नियुक्ति करता था अपने कारखानों के लिए, वो सिर्फ कुशल कारीगरी को ही जो है देश में बसाता था और उसी माध्यम से स्थानीय लोगों को भी प्रशिक्षित करता था ताकि कारखानों से जो चीज़ें बन करके आए वो क्या ना कुशलता से बन करके आए। इवन 17वीं शताब्दी में जो बर्नियर जो यात्री आए उसने मुगल कारखानों को देखा और उन्होंने कार्यशालाएं कहा। अकबर के समय जो है कारखानों के लिए, इन्हीं कारखानों के लिए जो है क्या शब्द इस्तेमाल किया था ना, दीवाने बेउतात का विभाग बनाया गया। एक विभाग बनाया गया था दीवाने बेउतात, जो कि इन कारखानों से संबंधित था जहां आय व्यय के हिसाब पत्र को देखा जाता था। आगे जा करके सारे विभाग की जिम्मेदारी इन्हीं कारखानों को सौंप दिया गया, इस विभाग को सौंप दिया गया और एक हेड बना दिया गया और इस हेड को क्या आता था, मीर ए सामान, है ना, जो क्या करते थे, इस पूरे व्यापार डिपार्टमेंट को कंट्रोल करते थे। चलिए कारखाने से संबंधित कुछ ऑफिसर्स की लिस्ट भी ले लेते हैं। सबसे ऊपर कौन था? सबसे ऊपर था मीर सामान, जो कि मूल कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर थे। दूसरा क्या था, जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट देखते थे, दीवाने वायुतात थे, जो कि ऊंचे अधिकारियों में से एक था और फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर थी। तीसरे ऑफिसर्स जो कि कारखानों से संबंधित थे, जो कारखानों को चलाते थे, उनमें थे मुशरिफ के कुल ओजूज। ये क्या था ना, ये लेखापाल था, अकाउंटेंट्स के तौर पर काम करता था। इसके अलावा दारोगा एक कारखाना भी थे जो कारखाने के रखरखाव और किसी प्रकार के मुठभेड़ की स्थिति में काम करता था। एक तहसीलदार भी होता था जो कि आवश्यक माल और रोकर के प्रभावी का जो हिसाब पत्र रखता था। इसके अलावा मुस्तौफी भी होता था जो कारखाने के लेखा परीक्षण अधिकारी कहा जाता था। तो कारखाना के लिए एक नज़ीर भी होते थे, नाम याद रखिएगा, नज़ीर भी होते थे। तो कहने का अर्थ है कि एक पूरा का पूरा डिपार्टमेंट जो है अकबर के काल में हमें देखने को मिल रहा है कारखाने के तौर पे, या मुगल काल में देखने को मिल रहा है। तो कारखाना यूं ही नहीं इम्पॉर्टेंट था, इसने मुगल दरबार की जो आइडियोलॉजीज है उसको बना करके रखा और मुगल के जो कार्यात्मक मांगे थी, जो अनिवार्य कार्यात्मक मांगे थी, उसको भी पूरा जो है इसी शाही कारखाने के द्वारा किया गया था। तो कितना इम्पॉर्टेंट है शाही कारखाना, जिसे आप जो है देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि क्या कुछ नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग इस प्रश्न को लेकर के क्या करेंगे, चर्चा करेंगे ई को लेकर। मुगल युग के दौरान बारूद ने भारत में युद्ध के चरित्र को बदल दिया। बहुत अच्छा प्रश्न है। हालांकि ये प्रश्न जो है इस चीज़ को लेकर, इस कॉन्सेप्ट को लेकर के बहुत कम डिस्कशन किया गया है, लेकिन हम कहेंगे कि प्रश्न क्या है, काफ़ी अच्छा है और ये प्रश्न पूछा गया है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। देखिए, बाबर से हम शुरू करते हैं। बाबर से पूर्व भी बारूद का कॉन्सेप्ट तो था, इसमें कोई दो मत नहीं था, लेकिन बारूद का सही इस्तेमाल जो है बाबर के द्वारा तुलगामा युद्ध नीति में देखने को मिला। जब उन्होंने पानीपत के प्रथम युद्ध में इस तुलगामा युद्ध नीति के तहत क्या किया ना, प्रथम युद्ध था उसे क्या किया था, वो जीत लिया था। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ये जो तुलगामा युद्ध नीति है वो बाबर ने कहाँ सीखा था ना, उज्बेकों से ग्रहण किया था। और तुर्कियों की सेना का, अच्छा, बाबर ने क्या क्या चीज़ें और सीखी थी, उसने तुर्कियों से सेना का प्रयोग सीखा था, घुड़सवार सेना का प्रयोग सीखा था, ईरानियों से उसने बंदूकों का प्रयोग सीखा था, और अपने बारूद या तोप खाना का जो हेड है वो किसे बनाया था, तो उस्ताद अली को बनाया था और मुस्तफ़ा को बनाया था, जिसे तोप खाने का क्या बना दिया गया था, हेड बना दिया गया था, और उससे भी उसने बहुत कुछ सीखा। अब इस तुलगामा प्रोसेस को लेकर के डिस्कशन करते हैं। ईरान के शाह इस्माइल के खिलाफ जो है उस्मानियों ने जो है प्रथम बार जो है तुलगामा युद्ध नीति को जो है क्या किया था ना, यूज़ किया था या उपयोग में लाया था। और उस समय बाबर भी थे जो उस्मानियों की ओर से लड़े थे। उन्होंने देखा था कि किस प्रकार इस लड़ाई में तुलगामा युद्ध नीति को अपनाया जाता है, जिसमें कह सकते हैं कि मूविंग तोप का प्रयोग किया गया था, और ऊँटों के ऊपर रख करके, घोड़ों के ऊपर रख करके, और इस तरह से उन्होंने जो है एक प्रथम बार एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के आया भारत में। पहले हमारे यहाँ पर तोपें थी लेकिन वो तोपें मूविंग नहीं थी, तो इससे क्या होता था, ये कम समय पर जो है शत्रु पर वार करने में जो है काफ़ी
जो है कारगर सिद्ध हुआ। हालांकि बाबर के पास या मुगलों के पास जो है भारी तोपखाने के साथ साथ हल्की तोपखाने दोनों थी। कहा जाता है इन भारी तोपखाने को टालने के लिए कई सप्ताह पहले, महीनों पहले जो बड़ी बड़ी बैलों गाड़ियों को लेकर के क्या कहता था, युद्ध क्षेत्र में पहुंचाया जाता था। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं। बाबर ने कहा जाता है कि तोप का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया था, किला भिड़ा हमले पर जो है सबसे पहले तोप का प्रयोग किया था। बारूद बाबर से पहले भी था जैसा कि मैंने कहा, लेकिन बाबर के समय में तोप खाने का प्रयोग अधिकाधिक विकास हुआ। इसने साम्राज्य निर्माण अर्थात तोप खाने ने जो है साम्राज्य निर्माण और विस्तार में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तुलगामा युद्ध प्रणाली से इसकी शुरुआत होती है और अकबर के काल में तो खूब तोपों का प्रयोग हुआ। अकबर के काल में आपने देखा कि तोप से ही जो है युद्ध को जीता गया था। ये एक ऐसी चीज़ें थी जिसका कोई तोड़ नहीं था। ठीक है, चलिए बाबर ने बाबर ने कहाँ कहाँ प्रयोग किया था। बाबर ने एक तो पानीपत के युद्ध और उसके बाद राणा संगा के साथ जो है तोप का प्रयोग किया था खनवा के युद्ध में। हुमायूं ने भी जो है इसी प्रकार का जो है कन्नौज के युद्ध में तोप का प्रयोग किया था। और अकबर के समय काल में 1582 में जो है नई टेक्नोलॉजी भी डेवलपमेंट होकर के आई और ये क्या था ना, 17 बैरल वाला एक तोप विकसित किया गया और माचिस की तिल्ली से इसे आग लगाया जाता था। इसी समय एक एंटी इन्फेक्ट्री गन का भी विकास किया गया था। मुगल तोपों के कई नाम थे, जो भारी तोप थे उनके कई नाम थे। उनमें से एक का नाम जफर बख्श के रूप में भी जाना जाता है। मुगल सेना में न केवल बड़े तोप थे बल्कि छोटे आग्नेयास्त्रों का भी इस्तेमाल किया जाता था, जैसे बारूद जिसे लेकर के बड़ा बारूदी अस्त्रों का भी प्रयोग होता था। छोटे से लेकर बड़ा बारूदी अस्त्रों का प्रयोग किया जाता था। अब इस तोप खाने की विशालता या तोप खाने के उपयोग को थोड़ा सा समझिए। कहा जाता है कि लगभग 40,000 लोग तोप खाने से और उससे संबंधित क्षेत्रों में जुड़े हुए थे, इससे ज़्यादा तो कम नहीं। तो आप समझिए कि अकबर के काल में तोप खाने का क्या महत्व था। तो इस तोप खाने से ही अकबर ने कई युद्ध या पूरे कह सकते हैं कि अपने साम्राज्य की नींव को रखा था। ठीक है, तो इस प्रकार तोप खाने को लेकर के क्या किया जा सकता है, डील किया जा सकता है। तो साथियों आज कुछ प्रश्नों को लेकर के क्या किया गया, डील किया गया और आगे जा कर के अब यूपीएससी मेंस तो हो चुका है। आगे जा कर के दो चीज़ों पर काम करने के लिए जो है बहुत जल्द क्लासें अरेंज की जाएगी। एक तो पीटी और दूसरा हिस्ट्री ऑप्शनल की क्लासेस जो वो रुकेगी नहीं, वो कंटिन्यू रहेगी। अब जो चीज़ें छूट गई थी अभी समय है और उन समय को देखते हुए हिस्ट्री ऑप्शन के लिए अलग क्लासेस रहेगी जिनमें एकदम प्रारंभ से लेकर के जो है आपके पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री तक एक अलग कॉन्सेप्ट के आधार पर जो है क्या है क्लासेस दिया जाएगा। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।